नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं मानव में पोषण को। और पिछला दिन आप जान चुके थे कि मानव में पोषण 5 चरण से होकर गुजरता है, जिसमें कि पहला था अंतःग्रहण। आज शुरू करते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब होता है कि अंतःग्रहण को आप देखेंगे तो अंतः प्लस ग्रहण से मिलकर बना हुआ है, अर्थात भोजन को मानव शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण के दौरान भोजन को शरीर के अंदर ले लेते हैं, फिर वह भोजन आगे की प्रक्रिया अर्थात पाचन के लिए जाती है। पाचन किसे कहते हैं? तो यह जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो पोषण के लिए पूरा अंतिम रूप से ऊर्जा प्राप्त करना है पोषण का उद्देश्य। तो वहाँ भोजन से केवल भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन जो कि जटिल अवस्था में होता है उसको सरल अवस्था में परिवर्तित कर कर और तब उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो भोजन के जटिलता को सरलता में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है, अर्थात भोजन के जटिलता को सरलता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और वह जो भोजन को जो ग्रहण करते हैं वह पाचन के लिए एक लंबी नली से होकर गुजरता है, जिसको आहार नल कहते हैं। यह मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। आइए उसमें अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वह कैसे जाता है और पाचन में किस किस स्टेज में जाता है और कैसे भोजन का पाचन होता है। वो आगे देखते हैं। तो ये भोजन जैसे ही ग्रहण होता है तो सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है, जहाँ पर उसे दांतों के द्वारा यांत्रिक रूप से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे काटने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं और उसके कार्य भी अलग होता है और उसी के अनुसार उसका नाम भी है। सबसे पहला नाम है कृंतक। ये कृंतक जो होता है यह काटने का कार्य करता है, सामने वाला दांत। उसके बाद होता है रदनक, जो कि फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। ये दोनों पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। तो दांत 4 प्रकार का होता है, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। ये काटने का काम करेगा, ये फाड़ने का काम करता है, ये दोनों चबाने और पीसने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो हमारा भोजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग किसी पसंदीदार चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुख में पानी आ जाता है। वास्तव में वह लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला लार रस होता है, जिसमें कि एंजाइम होता है और वो एंजाइम स्रावित होता है भोजन के जटिलता को सरलता में परिवर्तित करने के लिए। एंजाइम किसे कहते हैं? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होता है जो कि भोजन के जटिलता को सरलता में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात उसके कार्य को बढ़ा देता है। मेनली यह भोजन के जटिलता को सरलता में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ये लार ग्रंथि स्रावित कहाँ से होता है? तो ये जान गए कि यह लार स्रावित कहाँ से होता है? तो ये लार ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारे मुख में वो लार ग्रंथि मुख में भी पाया जाता है। इसी के कारण देखेंगे जब हम कोई सूखा भोजन भी ग्रहण करते हैं तो थोड़ा देर के बाद वो चिपचिपा महसूस होता है, गीलापन महसूस होता है। वो इसी लार मिलने के कारण होता है। हमारे मुख में एक मांसल संरचना होता है जीभा, जिसको जीभ भी कहते हैं। वो जीभ उस पर छोटे छोटे दाना के समान स्वाद कलिकाएं होता है, जो कि भोजन के स्वाद को पता करने में मदद करता है कि अब भोजन उसके पूरे क्षेत्र पर देखेंगे तो उसके पूरे जीभ के पूरे क्षेत्र पर स्वाद कलिकाएं होता है और वह अलग अलग क्षेत्र अलग अलग स्वाद का पता करता है। इसलिए देखेंगे जीभ के अलग अलग क्षेत्र पर हम लोग को अलग अलग स्वाद का पता चलता है। यह जीभ हमें शुद्ध रूप से बोलने में मदद करता है। दूसरा बात, यह जो लार ग्रंथि से जो लार स्रावित होता है इसे भोजन को मिलाने में भी मदद करता है। और ये तीसरा बात, यह भोजन के स्वाद का पता करने में यह मदद करता है। तो यह भोजन मुख में इतना भोजन का कार्य होता है। इसके बाद भोजन मुख गुहिका से ग्रसिका में आ जाता है और ग्रसिका में कोई ज़्यादा कार्य नहीं होता है। इसमें बस क्रमानुकुंचन के कारण यह ग्रसिका से अमाशय में चला जाता है और अमाशय में भोजन और जब भोजन अमाशय में आता है तो यहाँ अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जो कि अपने आप से जठर रस स्रावित करता है। और इस जठर रस में तीन चीज़ें होते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा इसमें पेप्सिन होता है
और तीसरा इसमें श्लेष्मा होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है एवं माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा, ये पेप्सिन यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य करता है। और ये श्लेष्मा ये अमाशय के आंतरिक सतह को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद ये पूरा एक तो माध्यम को अम्लीय कर देता है। उसके बाद यहाँ से भोजन कुछ समय तक रहता है। उसके बाद ये भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास छोटा है। वास्तव में यह 7.5 मीटर लंबा होता है और इसका व्यास अधिक होता है और यह 1.5 मीटर ही लंबा होता है, लेकिन यह फिर भी यह बड़ी आंत कहलाता है और ये छोटी आंत कहलाता है क्योंकि इसके व्यास में अंतर है। ये छोटा व्यास है इसलिए इसको छोटी आंत, ये बड़ा इसका व्यास बड़ा है इसलिए इसे बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं और बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहते हैं। उसके बाद तो यहाँ से आने वाला जो अमाशय से भोजन आता है तो ये अम्लीय होता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में आता है, लेकिन यहाँ से जो भोजन आता है उसका माध्यम अम्लीय होता है। तो ये अकृत और अग्न्याशय से स्रावित होने वाला रस इस पर कार्य करता है और उसके माध्यम को बदल देता है। यकृत से पीत रस स्रावित होता है जो कि पित्ताशय में एकत्र होता है और यह पीत रस इस पर भोजन पर आता है और भोजन के वसा को टुकड़ा में बदल करके छोटे छोटे वसा के टुकड़ा में बदल देता है। और अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस स्रावित होता है जिसमें 3 एंजाइम उपस्थित होता है। पहला का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि भोजन में प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम जो कि भोजन में उपस्थित वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। और तीसरा है एमिलेज एंजाइम जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। यहाँ से ये दोनों एंजाइम कार्य कर देता है और माध्यम भी चेंज हो गया। भोजन के जटिलता को और भी सरलता में परिवर्तित हो गया। अब उसके बाद यहाँ से भोजन छोटी आंत में चला आएगा। यहाँ से जो भी छोटी आंत में जो भोजन आएगा उसका जो भी आंशिक रूप से पाचन है, यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न होगा। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होकर भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर ये किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में। उसके बाद जो भी प्रोटीन होगा वो उसका पाचन होकर अमीनो अम्ल में बदल जाएगा और जो भी उसमें वसा होगा उसका पाचन होके वसीय अम्ल और तथा ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। और यहाँ से भोजन का जब पूर्ण पाचन हो जाएगा उसके बाद यहाँ जो छोटी आंत के यहाँ लास्ट अंतिम सिरे में यहाँ उंगली के समान उभरा हुआ रसांकुर होता है जिसके अंदर रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है जो कि भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। जो कि भोजन के पोषण का तीसरा स्थिति था अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है इसमें जो भी उपयोगी पदार्थ होता है उसका शोषण कर लेना, अर्थात ग्रहण कर लेना, खींच लेना, उसको वो अवशोषण कहेंगे। तो अवशोषण के दौरान जो भी पचित पदार्थ हुआ है छोटी आंत में उसको यहाँ अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद जो अवशोषण हो गया उसको शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो ये जो अवशोषित पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में भेजने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, जो कि भोजन में मनुष्य में पोषण का चौथा स्थिति था। अब यहाँ से स्वांगीकरण हो गया। उसके बाद इसमें से जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचा है यह छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाएगा। बड़ी आंत में भी इसी तरह से बहुत सारा रसांकुर होगा जो कि जल और खनिज लवण का अवशोषण कर लेता है और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मलाशय में भेज दिया जाता है और मलाशय में समय समय के बाद वो गुदा के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासन हो जाता है, जो कि मनुष्य में पोषण का 5वां स्थिति है। और इस प्रकार मनुष्य में पोषण समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।